तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में पहले ही करा चुका हूँ और इसमें 13 क्वेश्चन है सिर्फ और 2 ही एक्सरसाइज है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारी 10.2 होगी ना तो चैप्टर 10 हमारा पूरा हो जाएगा क्लास 10th का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट सीकेंट वाला ये चैप्टर है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी जो टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है। मैं डायग्राम से बनाते बनाते साथ साथ चलूँगा ताकि हमें पता चलता रहे। एक सर्कल है, देखो क्लास पहले तो इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। अब बोला है कि एक टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट यहाँ से जो एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है। ठीक है, बोला कि उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर है। इसको पी क्यू का नाम दे दो, पी और क्यू। ठीक है, यहाँ से पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अब क्या बोला है दूसरा पॉइंट कि द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यानी जो क्यू है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से एक सीधा एंगल मतलब लाइन जाएगी 25 सेंटीमीटर की। और लास्ट में हमसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, यानी कि ये जो रेडियस है ये, क्योंकि ये सेंटर से लेके यहाँ पे है ना, तो एक रेडियस है ये, तो इसको हम आर मान लेते हैं। यही हमें निकालनी है। अब देखो पहली बात तो हमें पता है कि टेंजेंट सेंटर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 90 का एंगल बनाती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आसानी से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले लिख देता हूँ, चलो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी यानी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो देख रखा है क्योंकि परपेंडिकुलर ही निकालना है, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर ही रखा है मैंने, या फिर पी को आर रख देते हैं। ठीक है, आर ही निकालना है ना मैं, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस बी कितना दे रखा है हमें, बी यानी बेस है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का होल स्क्वायर, होल क्या मतलब 24 ही है, और इसके हाइपोटेन्यूस है जो एच है 25, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू पता नहीं है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे ताकि आर की वैल्यू आ जाए। आर को मैंने यहीं पे रखा है, तो 625 के पास मैं 576 को ले गया ऐसे। इसको माइनस कर दो सिंपली, यहाँ पे इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। अब 49 आर स्क्वायर की वैल्यू, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्क्वायर है वहाँ पे जाके ये रूट बन जाएगा रूट 49। अब जो रूट 49 है वो 7 होता है सीधा, क्योंकि 49 का रूट सीधा 7 निकाल देते हैं, तो आर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी रेडियस ये जो हमें निकालनी थी ये हमने निकाल दी, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। देखो इसमें बोला क्या है कि टी पी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स, यानी कि एक सेंटर है ओ, तो जो टी पी है और क्यू टी है, पी क्यू नहीं क्यू टी, वो दो टेंजेंट्स है। ठीक है, इसकी हमें बेसिकली बताना क्या है कि इसमें ओ जो है एंगल, यानी पी ओ क्यू बेसिकली एंगल ओ 110 दे रखा है, हमें बताना है कि टी एंगल कितना होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। देखो इतना हमें पता है कि सेंटर के साथ एक टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये भी 90 का बनाएगी, यानी कि 90 पता है, ये एंगल पी भी पता है, ओ भी पता है, क्यू भी पता है, बस टी निकालना है। तो क्या देखो अब हमें क्या करना है, बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्योंकि चार लाइनों से मिलकर बना है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों एंगल का सम कितना 360, बस उस हिसाब से सोल्व कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी जो चार लाइनों से मिलके बना हो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये अप्लाई करनी है और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो देखो वैसे इसमें ये बोला गया जैसे कि एंगल पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला 110 है, मैं सीधा इसको ओ बोलूँगा, इसको पी बोलूँगा, इसको क्यू, इसको टी, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। और हमें निकालना है पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू बेसिकली एंगल टी, जो बीच वाला होता है ना इसमें, वो हमें निकालना होता है, तो टी निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है यूजिंग क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम कितना, यानी कि पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल ओ मिलके 360 होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो P कितना है हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट पे बना हुआ एंगल है। दूसरा T कितना है, T हमें निकालना है, T को मैंने T रखा है। Q कितना है, Q भी एक 90 डिग्री का एंगल है, टेंजेंट बना हुआ एंगल है। और O हमें अलग से दे रखा है कितना 110, हाँ ठीक है, इक्वल टू 360। बस इनको प्लस कर दो, 90 और एंगल T को अभी मैंने यहीं पे रखा है। ठीक है, प्लस 90 कितना 180 प्लस 110 यानी 290 इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल टी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, प्लस का निशान नहीं आएगा। अच्छा प्लस नहीं, वो टी था, तो 360 माइनस 290। अब टी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे माइनस कर दो, यानी 70 डिग्री। इसमें भी तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ था, पहले 3 क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं हमने। अच्छा पिछले वाले में शायद मैंने टिक लगाया था, नहीं लगाया, तो 70
इसका आंसर आ गया ये बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अब तीसरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, बस थोड़ा सा पहले से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा कुछ मतलब मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। देखो सबसे पहले तो इसके हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम ठीक से बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि एक टेंजेंट मतलब एक सर्कल, तो देखो पहली बात अगर क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से है तो एक सर्कल बना लो पहले ही। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट ओ भी बना लो, इतना बना के चलो। अब बोला कि टेंजेंट है एक पी ए और पी बी, यानी कि बेसिकली ए पॉइंट और बी पॉइंट है, क्योंकि पी पॉइंट तो सीधा बाहर है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, यहाँ से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वो पी पॉइंट है और ये ए है, ये बी है। ठीक है, और टेंजेंट को ऐसे भी ज्वाइन करो। ठीक है, हमें क्या बोला है, अब देखो ये हमने बना लिया, जो भी है इंक्लाइंड ईच अदर वो सब कर लिया हमने, क्योंकि टेंजेंट पी ए पी बी बना दिया हमने। अब इसमें क्या बोला है कि इंक्लाइंड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80, यानी कि कौन सा एक एंगल दे रखा है हमें, जो यहाँ पे एंगल पी दे रखा है ना, ये वाला, ये बोला है कि हमें ये 80 डिग्री पे है एंगल पी। मतलब क्या, दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंक्लाइन कर रही है एक दूसरे के ऊपर टच कर रही है, वहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी विद अ सर्कल ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर, एक दूसरे को टच करी यहाँ पे इंक्लाइन करी यानी ज्वाइन हो रही है आपस में 80 डिग्री के एंगल पे, यानी कि 80 ये दे रखा है। हमें बताना, देखो क्वेश्चन में इतना सिंपल नहीं है जैसे पिछले वाला था कि ये दे रखा था तो वो बताना। इसमें पूछा क्या है कि हमें बताना है पी ओ ए, यानी कि देखो हमें बताना है पी ओ और ए, यानी कि इसमें भी एक लाइन लगानी पड़ेगी, हमें सेंटर से एक लाइन पास करनी पड़ेगी, और सिर्फ इतना एंगल बताना पड़ेगा, इतना यहाँ पे सिर्फ, जैसे अगर मैं डॉटेड लाइन लगा के दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसे करके होगा ये क्वेश्चन, और हमें ऊपर ऊपर का बताना है सिर्फ। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच के इसको कंटिन्यूटी पे नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता वो स्ट्रेट ना हो, इसलिए हमें कोई बोला नहीं कि बाइसेक्टर खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा निकाल लेंगे ये, फिर दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, जिसकी वजह से हम उनको बाद में एंगल्स को बराबर कर देंगे, पर ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले, ऐसे बोलने से नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूरा ही निकाल लेते हैं एंगल ए ओ बी, ये पूरा का पूरा कितना होगा। अब देखो क्लास, पिछली बार मैंने तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन में वो बता दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा उतना ज़्यादा नहीं कराऊंगा, शॉर्टकट में करा दूंगा, मैं तुम्हें सीधा आंसर बता दूंगा इसका। तो सबसे पहले को फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें, सोल्यूशन यहाँ से शुरू है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझ लेना। ठीक है, अब देखो ये 80 है, ये भी 90 होगा, हमें पता है 90 होता है, ये भी 90 होता है। ठीक है, 80 90 90, इन तीनों को प्लस करना है और 360 से माइनस करना है, क्योंकि यही लॉजिक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, 80 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस ये जो एंगल ए ओ बी, इसको एंगल ओ बोल रहा हूँ मैं, इक्वल टू 360 होगा हमारा ये। ठीक है, ताकि पहले पूरा तो निकालें, उसके बाद उसको हाफ कर देंगे। तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा हमें। 90 90 कितना होता है 180, 90 और 180, 180 और 80 कितना होगा 260 हो जाएगा, 260 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। अब क्या, एंगल ओ निकालने के लिए 360 से उस साइड भेज देंगे 260 को, यानी कि एंगल ओ आ गया हमारा सीधा सीधा पहले तो 100, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना है, ये है 100 डिग्री का। अब हमें ये भी पता है कि हम इसको आधा करेंगे तो 50 बनेगा, क्योंकि हमें ये निकालना है, जैसे अगर मैं 100 थोड़ा नीचे लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर दें इसको हम, तो हमें इतना तो पता है कि ये 50 बन जाएगा, पर प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ट्राइंगल बराबर भी हैं। ट्राइंगल को बराबर बता देंगे तो एंगल फिर आपस में आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो तुम इतना पोर्शन लिख लो कि हमने एक पार्ट कर दिया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला पार्ट के लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये तो पहला स्टेप था कि हमने पूरा उसको 100 निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखो, इसमें क्या होगा, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो पहले तो दोनों ट्राइंगल ले लो, टेकिंग बोथ ट्राइंगल, ट्राइंगल पहला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम लोग, ट्राइंगल बी ओ पी, ट्राइंगल बी ओ और पी। अब देखो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस कोई भी तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के बराबर दिखा देंगे, तो बाय साइड 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 यानी ऐसे ऐसे रूल से हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो देखो, अब देखो पहली बात तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एक तो ओपी जो लाइन है, ओपी इक्वल टू ओपी रहेगी, क्योंकि रीजन है दोनों में कॉमन है वो लाइन। देख लो एक बार तुम चाहे, इस वाले ट्राइंगल में ओपी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी ओपी आ रही है, तो यानी ओपी बराबर ओपी, कॉमन पहली साइड मिल गई। दूसरी देखो, जो ओ ए है और जो ओ बी है वो भी बराबर होंगी, बिकॉज रेडियस ऑफ टेंजेंट, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी
तो ये दोनों रेडियस और रेडियस हमेशा सर्कल की बराबर होती है आपस में, ठीक है। तो यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, रीजन रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियसिस, मतलब 2-3 रेडियस, ठीक है। ये हो गई दूसरी साइड हो गई। अब एक और कुछ इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। देखो अब हमने इतना पढ़ा है कि एक अपना टेंजेंट वाला रूल है कि जो एक सर्कल से दो टेंजेंट बाहर कहीं पे मिलती हैं तो वो बराबर होती है, यानी कि जो ए पी है वो इस सर्कल से जा रही है और जो बी पी है वो भी, मतलब ये दोनों टेंजेंट आपस में ही बराबर है, तो बाय टेंजेंट रूल, ठीक है। यानी कि ए पी इक्वल टू बी पी होगा। रीज़न क्या है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सेम सर्कल लिखना पड़ेगा शायद मुझे, टेंजेंट्स ऑफ सेम सर्कल वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये रूल हमने तीनों पढ़े। अब तीन साइड हमें बराबर दिखानी थी, हमने दिखा दी। तो बाय एस 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 रूल, बाय साइड 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 रूल, वी कैन से ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, यानी कि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो है ना एंगल, ये बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड होगा, कि ये ट्राइंगल बिल्कुल उसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक एक एंगल बराबर, एक एक साइड पूरी एक एक चीज़ बिल्कुल बराबर होती है, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ना, एंगल AOP, यानी कि एंगल AOP ये इक्वल होगा एंगल BOP के, एंगल BOP। और रीज़न क्या, रीज़न होगा हमारा CPCT। CPCT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी एक बार हमने कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक बार दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो उसके हर पार्ट को हम सिमिलर मतलब बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, और ये 100 है, तो यानी कि ये कितना हो गया। अब देखो क्लास, अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊँ, ये दोनों बराबर हैं तो सीधा AOP को मैं 50 बोल सकता हूँ, क्योंकि वो टोटल 100 है, ठीक है, क्योंकि 50 और 50 मिलकर 100 होते हैं और आपस में ही बराबर हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी आसान है। इसमें क्या बोला है हमें कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी क्या कि एक सर्कल, देखो सर्कल में सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, ये बना दिया हमने सर्कल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि इसका एक डायमीटर खींचो पहले, तो डायमीटर यानी रेडियस का डबल, ठीक है। सेंटर O है, इसको नाम दे दो PQ का, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि इसके एंड से ना दो लाइंस लेके आओ, पहले तो एक ये, इसको थोड़ा ज्वाइन करना सही से, और दूसरी ये, शिट अच्छे से ज्वाइन नहीं हो रही, एग्जाम्पल के लिए तुम इसको भी मान सकते हो, ठीक है। अब ये हो गए अपने दो टेंजेंट, टेंजेंट का नाम दे दो हमने AB और CD। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस सीधा हमें ये बताना है कि अभी पैरेलल कैसे हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो क्लास, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में या फिर 7th 8th क्लास में, तुम्हारा तो बचपन ही चल रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, कि अगर देखो दो लाइंस पैरेलल होती थी तो ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, मतलब इधर इधर के एंगल बराबर होते हैं। अगर हम इधर के एंगल प्रूव करते हैं, देखो वाइस वर्सा वाला रूल चलेगा कि अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इधर वाला इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे। और अगर हम इन एंगल्स को ही बराबर दिखा देंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो लाइंस को हमें पैरेलल दिखाना तो हमें बता नहीं रखा है, तो मतलब बेसिकली हमें बताना क्या है कि AB पैरेलल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ये मेन बताना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो कि ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट एक जगह पे टच होती है और इसके साथ 90 का एंगल बनाती है, यहाँ पे भी 90 का बनाएगी, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का। अब एक बार ध्यान से समझो क्लास, जो एंगल BP और O है, यानी कि ये वाला एंगल ये 90 है, और एंगल OQC है ये भी 90, यानी इधर से दोनों एंगल बराबर हो गए, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ एंगल BPO ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल OQC, एंगल OQC वो जो दोनों है बोथ आर 90 डिग्री के, क्योंकि टेंजेंट के साथ मिलके बने और दोनों आपस में ही बराबर हैं, ठीक है। यानी इधर वाला एंगल तो इसके बराबर हो गया। अब इधर की बात करते हैं, एंगल APO ये भी 90 है, एंगल APO ये 90 है, और एंगल OQD ये वाला एंगल जो है ये भी 90 है, एंगल OQ और D ये भी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब वही रीज़न क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तभी बराबर होते थे जब लाइन पैरेलल होती थी। तो बस यही हमें प्रूव करना था कि अगर ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो लाइंस को हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर इफ द alternate angles are equal, alternate angles are equal, then line AB is parallel to line CD, proved या फिर hence proved, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यानी कि हमें इतना पता है, देखो क्लास डायग्राम बना के शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, तो टेंजेंट एक लाइन बनती है, हमें पता है हमेशा। टेंजेंट सेंटर को नाम दे दिया O, टेंजेंट को नाम दे दिया PQ, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो टेंजेंट बनती है यहाँ से, जो एंगल पे बनती है ऊपर जो परपेंडिकुलर जाता है ऐसे करके सीधा, वो सेंटर को टच करके जाएगा। अब ये हमें पता तो है, पर अब हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं इसमें क्या करूँगा, पहले मैं ना एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले रहा हूँ इसके ऊपर से, जो 90 के एंगल पे है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, इसको नाम दे देते हैं AP। AP को P तो दे ही रखा है ना, AP नाम दे दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। देखो हम पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन यानी कि हमने कुछ इसमें कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया है, जो AP है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, ये हमने अलग से जो AP है वो PQ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है पहली बार, ठीक है। अब देखो अगर सेंटर को छूते हुए जाता है एक तरीके से AP डायमीटर भी है, डायमीटर हमेशा सेंटर को टच करते हुए जाता है, अगर सेंटर को टच करते हुए नहीं जाएगा तो कोड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। अब हमें प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करने के लिए लिखेंगे टू प्रूफ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टू प्रूफ में क्या लिखना है हमें प्रूफ करना है कि जो इसका OP है, OP टच इज द सेंटर। वैसे तो ये सेंटर को ही टच कर रहा है O, या फिर टेंजेंट लिख देते हैं, टेंजेंट टच इज द सेंटर, ये टेंजेंट का एंगल लिखना है, टच इज द सेंटर, ठीक है। उस साइड प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, अब जो इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इतना हमें पता है कि एंगल APQ कितना दे रखा है हमें, एंगल APQ दे रखा है हमें 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि ये हमने खुद ही दे नहीं रखा है, हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। अगर ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो यानी ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन में हमने बोल दिया कि हमने कंस्ट्रक्ट किया तो ये 90 डिग्री है। ये तो हो गया 90 डिग्री जो कि सेंटर को छूते हुए जा भी रहा है, जो कि डायमीटर भी है सर्कल का, ठीक है। अब नाउ जो टेंजेंट होती है, अब देखो क्लास एक और बात, जो एंगल OPQ है, नाउ एंगल OPQ वो भी 90 डिग्री का होगा। रीज़न क्या है, रीज़न है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट सेंटर के साथ कितना एंगल बनाती है हमेशा, 90 डिग्री। अब देखो एक बात ध्यान से समझो, एक हमने परपेंडिकुलर बनाया था उस पर जो कि सेंटर को छू के जा रहा था, उसका एंगल था 90, ठीक है। और एक ये जो है टेंजेंट के साथ जो रेडियस तक जाता है वो भी होता है 90। अगर एक बात बताओ, जैसे एग्जांपल के लिए कि दो बंदे एक ही रोड पे चल रहे हैं, जैसे कि एक ही रोड है, ठीक है, तो एक बंदा पहले निकल गया है बहुत स्पीड में जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा A पॉइंट है, P से A पॉइंट पहले ही पहुंच गया, मैं तुम्हें एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बंदा पहले ही निकल गया, तो वो जिस रोड पे गया है, जैसे उसने कहीं पे एक मैगी की दुकान देख ली कहीं पे कैसे कैसे, तो वहाँ पे जाके पहुँच गया, ठीक है। अभी जो O पॉइंट है ये भी उसी एंगल पे जा रहा है, यानी कि अगर वो 90 पे गया तो वो भी 90 पे ही जा रहा है। तो जहाँ जहाँ से वो गया है वो O भी वही चीज़ें फेस करेगा ना, जैसे कि कहीं पे गड्ढे आ गए तो वो गड्ढे वो भी फेस करेगा, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जितनी दुकानें देखी हैं। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली बताने का मतलब ये है कि अगर ये 90 है और ये सेंटर को टच करते हुए जा रहा है, और अगर ये भी 90 है, ये भी उसी राह पे जा रहा है, तो ये भी सेंटर को टच करेगा, सीधी बात है। एंगल जो जो P से A तक लाइन गई वो तो वहाँ पे पहुँच गई है सेंटर को छू के, क्योंकि हमने उसको परपेंडिकुलर बनाया था, ठीक है। अब ये जो है, ये जो P से O जा रहा है ना, ये भी इसको सेंटर को छूते हुए जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे गया 90 पे, ये भी 90 पे गया, ठीक है। ये रीज़न है बस, ठीक है। अब लिखते हैं, इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें छोटी सी, ये बता दी ना। सो OP
touches center also because both have similar डायरेक्शन लिख सकते हैं, सिमिलर या फिर सेम एंगल ही लिख लो मैथमेटिकल भाषा में, बोथ हैव सेम एंगल्स ब्रैकेट में 90। दैट्स इट, ये प्रूव हो गया, बस इतना ही करना था मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सस्ते में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है। सबसे पहली बात तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, और चैप्टर का नाम सर्कल है तो एक सर्कल बना लो, सस्ते में हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है, पर तुम्हें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये सेंटर है ओ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो मैं एक टेंजेंट बना लूँ, ठीक है, ये वो टेंजेंट है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, एग्जाम्पल के जिसको मैं ए पी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसा है ये। वैसे तो हमें पता है परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पर समझना पड़ेगा क्योंकि जो लाइन है ना, ये लाइन थोड़ा अलग तरीके से बताई गई है, वैसे नहीं बताई है जितना सिंपल तरीके से बता। देखो इसमें क्या बोला, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, ये यहाँ तक है ना, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, ये एक लाइन है। देखो इसमें क्या बोला, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, अब ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से अलग बोला कि एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है ना, उसी का वो जो एक पॉइंट है बाहर वाला, अच्छा बाहर वाला पॉइंट ए है मान लो, ठीक है, ये ए है तो इसको बी मान लो, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि उस पॉइंट का ना सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब इसको टेंजेंट मत समझ लेना, आ रही बात समझ में, कि यहाँ तक की जो लाइन लिखा है ना, ये तो इसका है सीधा, पर ये जो बीच में इतना पोर्शन आ गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या बोला है, द डिस्टेंस एट द सेंटर, उस पॉइंट से लेके सेंटर तक है वो 5 है, पॉइंट से लेके सेंटर तक एक लाइन जाएगी वो 5 है, ठीक है। और जो टेंजेंट की हाइट है वो ये है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर। बस ये समझाना था मुझे, हमें बताना है इसकी रेडियस क्या है। सिंपल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगी, सिस्टम हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अब हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर दे नहीं रखा है तो पी को मैं पी रखूँगा, या फिर पी को चलो पी रख दें, कोई दिक्कत नहीं, जो भी परपेंडिकुलर आएगा आंसर आ जाएगा। प्लस बेस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, पी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 7 25, ठीक है। तो पी स्क्वायर, पी निकाला ना, तो ये 16 वहाँ पे जाएगा, 25 से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। अब हमें ये पी स्क्वायर है, ये स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट बना देगा, तो पी आएगा √9, और √9 की वैल्यू होती है 3, यानी ये आ जाएगा P3। बेसिकली क्या है, वो 3 सेंटीमीटर है, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर था क्या, OB, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये हो गया। बस इसको थोड़ा ना यहाँ से थोड़ा घुमा दिया था इस क्वेश्चन को, जो तुम्हें ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन भी आसान है, तो आसान ही है सारे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। बोला है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। एक तो देखो कोड क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, और द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब कोड है बेसिकली, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या सही है, फेयर डायग्राम है, ठीक है। ये एक सर्कल है छोटा वाला, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है कि एक और सर्कल है उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर वाला, यानी कि थोड़ी सी इसको बड़ा कर दो एनलार्ज, ये कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है। ये दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस यहाँ से मान लो, वैसे हमें क्या करना है, तो इसको 3 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, इसको एक साथ ही बनाएंगे। पहले इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट।
दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, यानी कि एक छोटा वाला है और एक 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। अब बोला है कि एक कोड है जो दोनों को टच करती है, जैसे कि वो ना, देखो अगर कोड होती है, जैसे एक नॉर्मल सा तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे एक सर्कल है ना, तो कोड वो होती है जो डायमीटर तो सेंटर को छूते हुए जाता है, कोड सेंटर को छूते हुए नहीं जाती है और 2 पॉइंट पे टच करती है। तो यानी कि ये देखो सिंपल सी बात है कि बड़े वाले सर्कल को तो 2 पॉइंट पे टच करेगी और ये छोटे वाले को भी 1 पॉइंट पे टच करेगी। इसमें क्या लिखा है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। यानी क्या, अब वो कोड बनानी पड़ेगी हमें, यहाँ से लेके मैं सीधा ले जा रहा हूँ इसको, 1 पॉइंट पे टच किया स्मॉल वाले को और बड़े वाले को तो 2 पॉइंट पे टच किया। ये इसको नाम दे दो ए बी का। हमें बताना है इसकी लेंथ कितनी है, बस यही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। अब इसकी लेंथ बताने के लिए सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की जो कि है 3 सेंटीमीटर, और ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की जो कि है 5 सेंटीमीटर। तुम्हें पता ही है दोनों रेडियस हैं। थोड़ा मैं इसको कर दूँ सही से, ये 5 सेंटीमीटर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसकी रेडियस निकालनी है। अब देखो ये बिल्कुल यहाँ पे टेंजेंट की तरह टच कर रही है, यानी एंगल कितना है, 90 का है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 3 5, इससे क्या मिलेगा हमें, इसका बेस मिलेगा और इसका डबल कर देंगे, यानी कि जो ये है उसका डबल कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरीके से वही शेप आएगी, ठीक है। तो क्या इसका डबल कर देंगे, तो यानी कि इसको एक नाम देते हैं, सेंटर ओ है, ये पी है, तो ए पी निकाल लेंगे पहले, फिर ए पी का डबल ही तो ए बी है, ठीक है, ए बी भी आ जाएगा, ए बी हमारी कोड है, उसकी लेंथ बतानी है बस, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको इस चैप्टर में ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम ही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ पी, सीधा जो 90 का एंगल जिससे बना होता है, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए पी, जो कि हमें निकालना है, खैर ए पी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस है ओ और ए का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, ठीक है। ओ पी कितना दे रखा है, ओ पी दे रखा है 3 सेंटीमीटर यानी 3, ए पी पता नहीं है तो इसको भी ए पी रखते हैं, और ओ ए पता है वो 5 है, ठीक है। इसको स्क्वायर ओपन कर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका पता नहीं, मैं इसको ए पी स्क्वायर लिख रहा हूँ, और 5 का स्क्वायर कितना है 25, क्योंकि 5 है 25 और 3 3 9, ठीक है। अब ए पी के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 9 को उधर भेज देंगे, तो ए पी रहेगा इधर ही, तो 25 के पास देखो 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ए पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16। अब हमें ए पी चाहिए, ए पी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या ये स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट बना देगा, तो जो ए पी है इक्वल टू वो आ जाएगा √16। अब √16 क्या होता है, हमें पता है 4 होता है, ठीक है। तो यानी कि ए पी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। पर हमें तो बताना है पूरा ए बी। तो देखो क्लास, ए पी जो है, जो 2 ए पी है, यहाँ पे चलो पहले मैं ए बी लिख देता हूँ, ए बी जो है वो इसके डबल है ना, तो वो 2 ए पी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ए पी और एक और ए पी यानी कि जो पी बी है वो भी बराबर ही होने वाले ना, तो ए बी बनाते हैं मिलके। तो बस इसको सोल्व कर देंगे हम, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ए पी कितना, मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई आएगा ना, हाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, सिंपल। ए बी आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, बस उस कोड की हमने लेंथ निकाल दी ए बी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया तुम्हारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है हमें कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें बोला है कि सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी मतलब ए बी और सी डी को अगर हम जोड़ दें तो वो बराबर होने चाहिए बी सी और ए डी के, यानी कि सामने की दोनों साइड, इन दोनों साइड के बराबर प्रूफ करनी है। देखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल है पर बहुत सस्ता है, सस्ते में हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो यहाँ से मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट करना। देखो पहली बात तो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो जो ए पी है वो ए एस के बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये वाली साइड इसके बराबर, क्योंकि अगर दो टेंजेंट यहाँ से और यहाँ से जाती है तो ए पी ए एस के बराबर है, पॉइंट है। दूसरा ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान लग रहा है पहले से, क्योंकि बस ये प्रूव करना है हमें। अब देखो अगर ये सब आपस में, जैसे आपस में तो नहीं, खैर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ऐसे करके, तो देखो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, जो ए पी
प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर बराबर होंगी किसके, वो होंगी पी बी तो पहले लिख लिया, नहीं पी बी नहीं, वो बराबर होंगी बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस के। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने कहीं कुछ लिखा हुआ है, ये तो मैं अपने फायदे के हिसाब से लिखा है, पर वो भी क्यों लिखा है पहले समझाता हूँ। देखो जो AP और PB है, असल में AP और PB मिलके AB बनेगी यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास AB आ जाएगा, इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा RC और DR से CD आ जाएगा, बराबर का निशान भी लगा हुआ है, इन दोनों से ये आ जाएगा BC, इन दोनों से AD आ जाएगा। पर ये दोनों, ये सब मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, क्योंकि देखो हमें पता है, ये तुम्हें लग रहा हो कि ये सारी तो आपस में बराबर है, वैसे अलग अलग हैं, तो मैंने एक साथ क्यों लिख दी। पर ध्यान से समझना कि अगर मान लो ये 2 है तो ये भी 2 है, इसमें से मैंने एक उठाई है, इसमें से एक उठाई है, इसमें से एक उठाई है, इसमें से एक उठाई है, वो इस साइड लिखी हुई है, और जो बाकी अलग अलग हैं वो भी एक एक दोनों में से उठाई है, वो उस साइड लिखी है अलग अलग, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं तुम्हें अगर बेसिक एग्जांपल समझाऊं, तो अगर मान लो ये 2 है, ठीक है, तो ये 2 हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लेना, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, सेंटीमीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 5 है तो ये भी 5 है। अब ध्यान से समझना कि अगर ये इस हिसाब से कंडीशन है, ठीक है, और मैंने सब में से एक एक साइड इस साइड लिख दिया और एक एक साइड उस साइड लिख दिया, तो बराबर कैसे बराबर होगी। देखो ये 2 है, 2 और 3 मिलकर कितना 5, 5 4 9 और 9 और ये 14, मतलब एक साइड 14 सेंटीमीटर है। और दूसरा भी अगर एक साइड में, देखो एक बार में मैंने इसकी एक ले रखी है इस साइड, इसकी इन दोनों में से एक ले रखी है इस साइड, इन दोनों में से एक ले रखी है उस साइड, तो मतलब अगर यहाँ 14 है तो फिर वहाँ पे भी 14 का, बस वो आगे पीछे लिखने का फर्क है। और ये लिखने का फायदा पता है क्या है, ऐसे लिखना है, अगर तुम्हें भी जैसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में, तो AP PB को मैंने एक साथ लिखा है ताकि वो डायरेक्ट AB बने, जो हमें जो प्रूव करने के लिए बना ताकि वो डायरेक्ट बने, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये तो हमें पता है कि सब मिलकर ये भी 14 है तो वो उस साइड भी 14 रहेगी। अब RC DR का क्या मतलब है, RC और DR मतलब मिलके CD बनती है, जो हमें चाहिए ना वैसे ही सेम लिख देंगे ताकि आगे आसानी हो करने में। और ये तो हमें पता ही है बाकी, और इसका रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न क्या है, टेंजेंट्स, ये सारी टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, तभी हमने उनको आमने सामने रखा है क्योंकि टेंजेंट्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, देखो AP और PB मिलके क्या है AB प्लस RC और ये मिलके क्या है CD इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या बन रही है AD प्लस ये दोनों मिलके क्या बन रही है, अच्छा AD नहीं बन रही, ये दोनों BC बन रही है मिलके BC और ये AD। बस यही प्रूव करना था, बस तुम्हें पहले थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये हो गया क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा समझना था इसमें। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। इससे मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, डायग्राम है और सिंपल सी हमें बता रखा ना वो एक चीज़, वो मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा, गिवन और टू प्रूव लिख के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहली बात तो मैं गिवन लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या बताया है। कुछ नहीं बताया ज़्यादा, वो नहीं भी बताया होता तो भी काम चल जाता। इसमें बोला है कि जो XY लाइन है, ये वाली लाइन, वो पैरेलल है X डैश और Y डैश के, पैरेलल टू X डैश और Y डैश, बस ये बताया। बाकी तो हमें पता ही है, टेंजेंट है ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करना है कि एंगल AO और B, यानी कि एंगल AOB इक्वल है 90 डिग्री के। देख लो क्लास, ये जो एंगल है ना, यानी कि असल में ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। ये पूरा लाइन खींची हुई है बीच में OC की, वो हमें पता है वो टेंजेंट मिली हुई है, पर असल में ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर आसान है बहुत, ठीक है। देखो हमें करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहली बात तो इसमें कितने ट्राइंगल है, इस साइड का कोई काम नहीं है हमें, इस साइड कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4, यहाँ पे भी मैं पूरा एक एंगल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसको मैं एंगल 1 2 3 4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ताकि तुम्हें अब समझ में आ जाए। बेसिकली हमें क्या बताना है कि एंगल 2 और 3 मिलके 90 है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एंगल 2 और 3 से मिलके बना है, यानी ये AOB, यानी अगर हम एंगल 2 और 3 को 90 दिखा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम ट्राइंगल फर्स्ट और सेकंड को दिखा दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और 2 को बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को दिखा दें कि 3 और 4 को, कि जिसमें एंगल 3 और 4 बन रहा है, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो 3 4 को भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको आसानी से सोल्व करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल POA, यानी कि जिसमें एंगल 1 बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल।
ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ और सी, यानी जिसमें एंगल 2 बन रहा है, एंगल ए ओ और सी, अब इनको दिखा देते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लाइन खींच दूँ या ऐसे ही चल जाएगा? चलो लाइन खींच देते हैं। ठीक है, एक तो यहीं पे लिख देते हैं। देखो पहली बात, तीन साइडें हमें बराबर दिखानी होती है बाय एस एस रूल के लिए ना। तो सबसे पहले देखो क्लास, ट्राइंगल पी ओ ए और ए ओ सी, इसमें ए ओ और ए ओ दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो साइड है ओ ए या फिर ए ओ ए इक्वल टू ओ ए, रीजन है कॉमन। कॉमन का मतलब है दोनों में आ रही है, आया समझ में? इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड दोनों में आ रही है। ठीक है, तो ये कॉमन है। अब दूसरी बात करें तो जो OP है वो OC के बराबर होगा, क्योंकि देखो अगर ये सर्कल है तो जो OP है वो इसकी रेडियस है, तो OC भी इसकी रेडियस है, और रेडियस हमेशा बराबर होती है सारी। ठीक है, दूसरा क्या है, OP इक्वल टू OC, रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई। ठीक है, तीसरा, अब देखो क्लास, अगर ये सर्कल है ऐसे करके, ठीक है, तो ये एक टेंजेंट जा रही है वहां पे सर्कल से बाहर, और एक दूसरी टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। रूल हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंट ऑफ सर्कल का, पिछला क्वेश्चन तो ऐसे ही किया हमने। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि PA इज इक्वल टू AC या फिर CA के बराबर है, रीजन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, 1 2 3, तीन साइड बराबर दिखा दी, तो बाय SSS rule, side rule, we can say that कि triangle POA is congruent to triangle AOC के। अब congruent दिखा देता ना एक बार, तो फिर हम एंगल को बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, रीजन होगा CPCT। CPCT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि अगर एक बार हमने कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो अब उनके एंगल्स या साइड्स को हम आपस में बराबर बोल सकते हैं। ऐसे भी साइड तो बराबर नहीं है, मतलब इतना समझो कि जैसे दो ट्राइंगल है ना, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, वो एंगल इसके बराबर, तो समझ लो पूरा हम इक्वल बोल सकते हैं अगर हम एक बार उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो। ठीक है, तो यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो हो गया। अब देखो सेम काम करेंगे हम लोग इस वाले में भी, COB और BOQ में एंगल 3 और 4 के लिए। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, जब भी हमें एक ही काम को बार बार सेम रिपीट करना होता है ना, तो फिर हम उसको करते नहीं है। एक बार हमने प्रूव करके दिखा दिया तो फिर सीधा लिखो सिमिलरली सिमिलरली ट्राइंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। B ट्राइंगल बनाना है तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ट्राइंगल BO और Q के, देख लो क्लास, इसको मैंने इसके बराबर दिखा दिया। ठीक है, दिखा दी क्या मतलब सिमिलर, सेम काम होगा। तुम भी लिख सकते हो, पेपर में भी नंबर नहीं करते इसके, सिमिलरली लिखे, क्योंकि एक बार हमने सेम काम कर दिया तो बार बार अगर मान लो 10 होंगे तो हम हर बार उसको रिपीट करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये इसके बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक है, रीजन इसका क्या होगा, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें बेसिकली क्या बताना है कि 2 और 3 मिलके कितना होना चाहिए, 90। ये सब तो हो गया जितना भी हमने किया, 2 और 3 मिलके 90 होना चाहिए। अब इसके लिए एक ही लॉजिक लगाएंगे, लीनियर पेयर। देखो एक लाइन है, उस पर एक एंगल बना हुआ है, तो वो एक लाइन पे जितना मैक्सिमम एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन पे बनता है मैक्सिमम 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस लाइन पे चारों मिलके 180 के बने हुए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कुछ नहीं बताना, ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, हमें पता है कि 1 और 2 आपस में बराबर है, हमें 2 चाहिए, 2 और 3 का ध्यान रखना है, 2 और 3 का। ठीक है, अगर 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो इस एक को भी मैं 2 बोल सकता हूँ, यानी कि 2 एंगल 2 लिख दिए मैंने, क्योंकि ये तो एंगल 2 है ही, इसको भी एंगल 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि तो आपस में बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल 2 को याद रखना है, एंगल 2 इसके लिए ना AOB में एंगल 2 और 3 मेन है। ठीक है, आगे बात करें तो एंगल 3 और चौथे वाले को भी मैंने एंगल 3 लिख दिया, क्योंकि जब ये आपस में बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, ये भी 3 है वो भी 3 है। ठीक है, अब देखो ये सब मिलके कितने हो गए, 180 डिग्री। अब एंगल 2 मिलके कितना होगा, 2 एंगल 2, और एंगल 3 मिलके 2 एंगल 3, यानी कि 2 बार एंगल 2 है, 2 बार एंगल 3 है, इक्वल टू 180। अब क्या किया मैंने, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा, रूट लगा रहा हूँ मैं, अंदर रह जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3
इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो क्लास, ये जो 2 है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई 180 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एंगल 2 रह जाएगा, एंगल 3 रह जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और जो कि एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या है, पूरा एंगल AOB, यानी देयरफॉर एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। दैट्स इट, अगले बढ़ते हैं।